क्या 2-2.5 महीने में एएसआरबी नेट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल क्वालिफाई हो सकता है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं मिस चितवन पठानिया। मिस चितवन पठानिया जिन्होंने 2025 का एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। हम आपसे आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं कि कहाँ से आप हैं, क्या आप करते हैं। Okay, thank you so much, ma'am, for giving me this platform. So, myself, Chitwan Pathania. I am from Chamba, Himachal Pradesh. Presently, I am pursuing PhD in plant pathology. ओके तो जैसे कि हमें पता है कि आपने 2.5 महीने में अपना एसआरबी नेट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे आपने एग्रीकल्चर फील्ड को चूज़ किया, क्या वो कंडीशंस थी कि आपने इस फील्ड को चुना, आपका इंटरेस्ट था, कैसे आप इस फील्ड में आए? Okay, तो since from 12th class, after completing 12th, I was preparing for the NEET exam. ओके So, उसमें मुझे मेरा मनचाहा ब्रांच नहीं मिल पाया. ओके So after that, I was preparing for some different fields. So Okay. I come to know about the agriculture field. ओके So I pursue my graduation in BSc Horticulture, and after completing that, begin MSc in Agriculture Plant Pathology. Okay. As my interest was in plant pathology. ओके तो सबसे पहले तो जैसे कि हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई बार नीट नहीं कर पाते, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ आ जाते हैं। Yeah. आप भी एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ आए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसने आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया, या आपको कहाँ से पता चला कि ये कोई फील्ड है, कुछ बताना चाहेंगे? Okay, तो मैम मेरे पेरेंट्स they motivated me. They just told me that if not a human doctor, let's be a plant doctor. So my interest was developed into plants since at that time. ओके दैट्स वेरी ग्रेट टू नो। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि जो चितवन है, इन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो प्लांट पैथोलॉजी में किया है, और अपना जो एसआरबी नेट का एग्ज़ाम है, जो एमएससी लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसे भी क्लियर किया है। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप इसको ऊपर कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? ओके तो मैम जैसे बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, इसके बाद स्टूडेंट्स ऑलवेज वांटेड अ जॉब। तो अगर हम बात करें स्टेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो काफ़ी सारी पोस्ट आफ्टर बीएससी एलिजिबल हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे हिमाचल में देखा जाए तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जॉब रहती है, Okay. जो आफ्टर बीएससी एलिजिबिलिटी रखती है। बट अगर हम मतलब और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो हमें मास्टर्स के बाद ही देखने को मिलती हैं, ओके जिनमें हमें अच्छी पे स्केल भी मिल सकता है, अच्छा हमारे को मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या कुछ भी, तो हमें वो मास्टर्स के बाद देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो तो जैसे बीएससी लेवल की बात करें, आप बैंकिंग एग्जाम्स की जॉब्स के लिए जा सकते हो, एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जॉब्स के लिए जा सकते हो, डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जॉब्स के लिए जा सकते हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर की जॉब्स के लिए जा सकते हो, नाबार्ड के लिए जा सकते हो, एफसीआई के लिए जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल भी हो जाते हो आफ्टर योर बीएससी। लेकिन कुछ हमारी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप मास्टर्स करने के बाद ही एलिजिबल होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं टीचिंग फील्ड का, रिसर्च फील्ड का, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो कि मास्टर्स के बाद में ही आपको अच्छे से आता है। दूसरी बात, अगर हम करें, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो बेसिकली अगर हम एचपी की बात करें, वहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सब में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है वो हमारा एमएससी ही रहता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एमएससी के बाद में हमारा एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे हम नेट बोल देते हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये एनटीए कंडक्ट करवाती है। इसी एग्ज़ाम को इस बार मिस चितवन ने क्लियर किया है। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, कैसे कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी, उस बारे में इनसे जानते हैं थोड़ा सा। ओके तो मैम लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन थी वो हमें फेब में देखने को मिल गई थी एसआरबी के थ्रू नेट की। तो मेरी साथ साथ में ही पीएचडी की स्टडीज़ भी चल रही हैं साथ साथ, और साथ में मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा है। ओके तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, बट आई वाज लुकिंग फॉर द कोर्स सिंस द नोटिफिकेशन टाइम। सो जब मुझे नोटिफिकेशन का पता लगा, आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय साइड कि नेट की कैसे कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है, और उसी के साथ मुझे कोर्स का भी पता लगा कि एक एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स पीडब्ल्यू वालों की तरफ से लॉन्च हो रहा है। तो मैंने उसमें भी एनरोल किया, और उसका एक काफ़ी बड़ा रोल है मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ अ गुड थिंग, बट एक गाइडेंस के साथ किसी चीज़ की स्टडी करना वो एक अलग चीज़ होती है। आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी करना भी एक मतलब महत्वपूर्ण कह लो या इम्पॉर्टेंट
रहता है उसके बिल्कुल, एक बीच में। डायरेक्शन का होना हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, जो डायरेक्शन आपको मिले। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि नेट का ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? जैसे आपने कहा अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मास्टर्स आपकी कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद आई थिंक पहला अटेम्प्ट पहला होगा? अटेम्प्ट है, यस मैम, डेफिनेटली अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है और 2 ढाई महीने के अंदर किया है, क्योंकि जैसे कि कह रहे हैं कि पहले इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल रॉ थी। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं हम कि आपकी जर्नी कहाँ से, ऑन अ स्केल ऑफ 0 टू 10 आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की? मैम मेरी जर्नी 3 to 4 से स्टार्ट आप कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरी स्टडीज़ मास्टर्स की लास्ट ईयर जुलाई तक ख़त्म हो गई थी। ओके। अब उसके बाद बिल्कुल अनटच हो गया बुक्स के साथ। फिर ओके। जब पीएचडी में एडमिशन हुआ तो जनवरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है। बट वो आपको पता है प्रिपरेशन किस लेवल की चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल। और आप किसी के साथ इसको मतलब बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ओके। मतलब प्रिपरेशन इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, तो जैसे कि आप पीएचडी भी कर रहे हो और साथ-साथ में आपके एमएससी की जो आप कह रहे हो कि कंप्लीशन हो चुकी थी, उसके बाद में आपने पीएचडी स्टार्ट किया और साथ-साथ में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन बुक से बिल्कुल आप अनटच्ड हो गए बिल्कुल थे। मैम, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पीएचडी में जब आप काम करते हो, थोड़ा-सा रिसर्च वर्क का स्ट्रेस होता है, थोड़ा-सा आपके अपने पर्सनल स्ट्रेस होते हैं, थोड़ा-सा ये डर रहता है कि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, प्रिपरेशन उतनी नहीं है। आपने इन सारे स्ट्रेस को किस तरह से अपना मैनेज किया? मैम इन सब स्ट्रेस को हमेशा एक चीज़ दिखती थी कि अगर क्वालिफाई हो गया तो जब हम उस चीज़ को देख लेते हैं ना कि हाँ इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो वहाँ से आपको मोटिवेशन आ जाती है। और बिल्कुल। फिर संघर्ष करना एक अपने हाथ में रहता है मैम। संघर्ष कर गए तो निकल गए, नहीं हुआ तो फिर वहीं रह गए। बिल्कुल, ये और बहुत struggle सही बात करते है। रह गए। बिल्कुल सही बात है कि एक बार अगर आपने अपना संघर्ष करना रोक दिया तो आप वहीं पे अटक के रह जाते हो। बिल्कुल। आगे जाने के लिए आपको थोड़ा-सा संघर्ष तो करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन करते थे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कैसे आप अपनी रिविज़न्स करते थे? क्या आपने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपना नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? ओके मैम, तो माई प्रिपरेशन इज़ टोटली कंटेंट ओरिएंटेड। ओके। जिससे लेक्चर होता था 3 बजे के अराउंड स्टार्ट होता था, तो वेन एवर आई गेट द चांस टू सी इट लाइव, मैं इसको लाइव देख लेती थी। अदरवाइज मुझे उसको रिकॉर्डेड नाइट टाइम में देखना पड़ता था, Okay. बिकॉज माई कॉलेज आवर्स इज फ्रॉम 10 to 5। ओके। सो मैं अपना शाम रात का टाइम और मॉर्निंग का टाइम इसके लिए डिवोट करती थी, जो कि मुझे करना पड़ता था फॉर प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो पूरा दिन वो अपने कॉलेज में भी काम कर रहे हैं, कॉलेज से आके उनको पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ है कि मुझे एग्ज़ाम को इस बार कैसे न कैसे करके क्वालिफाई करना है। तो अगर हम रिविजन्स की बात करें, जैसे कि टाइम बहुत कम था, लेकिन मैं ओवरऑल बोलूँ कि हम क्या करते हैं, जनरली जो कंटेंट पढ़ा होता है उसे लगातार रिवाइज करते रहते हैं। कितने रिविजन्स आपने सब्जेक्ट्स के दिए थे या कुछ आपने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए थे? बिल्कुल मैम, प्रैक्टिस शीट्स जो भी हमारा कंटेंट ख़त्म होता था, जैसे वीकली टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी, मंथली टेस्ट सीरीज़ होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके हमेशा रखते हैं, क्योंकि उसमें आपका पूरा मंथली रिवीजन जो है वो कवर अप होता है। ओके। बिल्कुल, तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही होता है कि ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो मास्टर्स के बाद में अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर चाहते हो तो ये बोला जाता है कि आपने जस्टिफाई कर दिया कि आपने अपने सब्जेक्ट में अच्छे से मास्टरी कर ली है। यस मैम। दूसरा कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में जाते हो वहाँ पे भी इसका कुछ एडवांटेज मिलता है? बिल्कुल मैम, मिलता है। कैसे? इसके लिए डीप डाउन नॉलेज, बेसिकली इफ़ वी हैव दिस एलिजिबिलिटी और हमारे पास इसका एक टाइटल है, तो उसको एक तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है उस एग्ज़ाम के थ्रू, और साथ में वही है एट द एंड सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं बिल्कुल। उसमें। जैसे हम सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ की और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जब हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नेट क्वालिफाइड होता है उन्हें एज़ कम्पेयर टू जिनका नेट क्वालिफाई नहीं होता, अमाउंट जो सैलरी का है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका जो प्रेफरेंस दी जाती है वो नेट वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है। दूसरा, इसी एग्ज़ाम के साथ ना एक दो बहुत बढ़िया लेवल की जॉब्स जुड़ी हुई हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दैट इज़ ARS। जैसे ARS, बिल्कुल। ARS और SMS हो गया एक। बिल्कुल, तो ARS और SMS एक बहुत बढ़िया लेवल की जॉब है, आपको पता है कि आप एक बार अगर नेट को क्वालिफाई करते हो, ARS को क्वालिफाई करते हो तो आप साइंटिस्ट लग जाते हो। और अगर आप SMS को क्वालिफाई करते हो तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह में आप एज अ साइंटिस्ट वर्क करते हो, तो आपको टीचिंग का, रिसर्च की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे कि क्या सैलरी इनकी रहती है? मैम द सैलरीज नियर अबाउट अबव 1 लाख ही रहती है इनकी सैलरीज। ARS की? यस मैम, बिल्कुल 1 लाख से ऊपर? यस मैम। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, ARS क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होने वाली है फॉर श्योर। ओके, और अगर हम SMS की बात करें तो आई गेस उसकी भी 80+ ही सैलरीज रहती है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि नेट के साथ साथ में क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम
ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर कैसी फील्ड है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या हम एग्रीकल्चर करके सिर्फ खेती बाड़ी करेंगे या हम गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी हर एक का सपना होता है वो भी पा सकते हैं? मैम एग्रीकल्चर इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, इज़ अ वास्ट ग्रोइंग फील्ड, और इसके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बैंकिंग की साइड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रही हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर पीएचडी। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बिल्कुल जैसे आपने अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट आप कर लोगे कुछ टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में अपनी जो डिग्रीज है वो करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था? यस मैम, बिल्कुल मेरी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन था। एज आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी, सो द टाइटल बेसिकली द डॉक्टरेट will be provided by after completing this degree। बिल्कुल मेरी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एक जो आपका अर्नड टाइटल होता है ना, और वो इतने साल बाद मेहनत करने के बाद उसका मज़ा अलग ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको उस लेवल की जॉब मिल जाए विद जितना अमाउंट आपको यहाँ पे सैलरी का देखने को मिलता है, अच्छे खासे पर्क्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल। चलिए, अब हमने इस बारे में तो पूरी बात कर ली। अब मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपके टाइम में नोटिफिकेशन जैसे 2025 में थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जो एसआरबी नेट का नोटिफिकेशन है वो पहले ही आ चुका है और पहले ही बता दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है वो अगस्त मंथ जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एग्जाम ऑनवर्ड्स उसके हो जाएगा। तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आने वाले बच्चों को, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से रिविजन करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैम नोटिफिकेशन लास्ट मंथ रिलीज हुआ एसआरबी के थ्रू नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, तो स्टूडेंट्स के पास पूरा 1 साल है प्रिपरेशन करने के लिए। बिल्कुल। तो वो अच्छे से अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन, कंटेंट, अपने सब्जेक्ट, अपनी मास्टरी जिसमें भी वो लोग कर रहे हैं अच्छे से उसमें वो डिवोट कर सकते हैं। एक पूरा साल है उनके पास। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरा साल आपके पास में पड़ा है, अभी भी आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब जैसे कि आपको पता है कि अभी तो आपने अच्छे से आपने नेट के लिए अप्लाई किया था और नेट आपका अच्छे से क्वालिफाई हो गया है, आगे जाके आपके कोई ड्रीम्स क्या, आपको इसके बाद क्या करना है? ओके मैम, फर्स्टली तो मुझे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है विद गुड रिसर्च, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर अब एआरएस आएगा, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। मतलब दिस ईयर ओनली है ना, 2020 अगर हम 6 की बात करें तो इसमें दोबारा से पोस्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो अब अगर इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि निराशा से कुछ नहीं होगा, हमें फिर से उठना है और उसके लिए फिर से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। पेपर मैम पिछले हर साल के कंपैरिजन इस बार थोड़ा सा टफ था। सो अगर हम देखें तो क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको रट्टाफिकेशन बेसिकली नहीं करनी है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो इस साल के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आप भी कर सकते हो, क्योंकि नेट के एग्जाम की अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा होगा इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उतना फ्रिक्वेंट नहीं रहा था। जैसे 2025 में पेपर हुआ है, इससे पहले हमारा पेपर 2023 में हुआ था, 2024 में किसी रीज़न की वजह से नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो कोविड पीरियड था, पोस्ट कोविड पीरियड था, उसके कारण भी हमारा एग्जाम बीच में नहीं हो पाया था। लेकिन आपको पता है उससे पहले भी जो नेट है ना, ये एग्जाम आपका हर साल आता है। अगर पिछले साल क्वालिफाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस साल भी आपका नेट का एग्जाम आएगा और जितनी मेहनत करनी है इस साल पूरे मन से, अपनी पूरी लगन से मेहनत करिए, क्योंकि अगर चितवन ने 2.5 महीने में अपना नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है पूरे हार्डवर्क के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में, तो अगले स्टूडेंट आप भी हो सकते हो जो कि नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे बच्चों को देना चाहोगे, और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि हम पूरे एग्जाम की बात करें, प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है ना, इसमें बहुत हाईज, बहुत सारे लोज देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे कैसे मोटिवेटेड रहना है, क्या आप हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि इस प्रिपरेशन में अपना जो मोटिवेशन लेवल है प्रॉपर अपने फोकस के साथ में कैसे मेंटेन करें? डिस्ट्रैक्शंस से दूर रह के पहले तो, और अपने ऊपर विश्वास रख के, आपको बिलीव इन योर सेल्फ का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, और लोग क्या कहते हैं, आपके बैचमेट्स क्या कहते हैं, उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट, सो वर्क हार्ड, वर्क वेल।
ओके, सो जब हम नेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं ना, जैसा आपने कहा हार्ड वर्क की तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बहुत ज़्यादा नीड है इस एग्ज़ाम में। साथ में आप बच्चों को ये भी बताना चाहेंगे कि क्या सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाएँ तो क्लियर हो जाएगा, या फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस या कुछ अपने नोट्स बनाने चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए एक आइडियल नोट्स बनाने का इस एग्ज़ाम के लिए? नोट्स प्रिपरेशन इज़ मस्ट। हम सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ के या किसी बुक को पढ़ के ही नहीं पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। वो लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। बिफोर द एग्ज़ाम 2 to 3 डेज़ आप उन्हीं अपने नोट्स को रिवाइज करके जाओगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग। बिल्कुल, तो चितवन आपसे मिलकर हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में आने की सोच रहे हैं, या जितने बच्चे सोच रहे हैं कि हमें बीएससी के बाद में कुछ और भी अच्छा करना है, मास्टर्स के लिए जाना है या अच्छे से अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो अब ये आपकी बारी है। अब आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको पता है एग्रीकल्चर फील्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कहीं ना कहीं कोई आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, नाबार्ड की बात कर लीजिए, आप एएफओ की बात कर लीजिए, इतना अच्छा पे स्केल आपको देखने को मिलता है। वैसे स्टेट लेवल की जैसे ईओज हैं, आपके एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, एफसीआई है, अच्छी से इफको की जॉब से अच्छी जॉब आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे जाके आप रिसर्च साइंटिस्ट लग सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके एमएससी के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा वहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है। तो आप सबको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।